नमस्कार, मैं हूं विकास और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मॉडर्न वे में। आज हम लोग साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और इम्पोर्टेंट के साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं इस चैप्टर को पढ़ने में, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है लाइट। स्टार्ट होता है इसके बारे में पढ़ना स्टैंडर्ड 5 से। स्टैंडर्ड 7 में आके हम लोग लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, लाइट के रिफ्रैक्शन के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। आज जो हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं वो 10th के सिलेबस को फॉलो करता है। जी हाँ, 10th के स्टूडेंट को लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर जो पढ़ना है, फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उनका, उसके अकॉर्डिंग जो पढ़ना है उन्हें, उस चीज को हम लोग फॉलो करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं लाइट होता क्या है। तो डेफिनेशन की बात करें तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट गिव्स अस अ सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो हमें देखने की शक्ति देता है, सेंसेशन देता है, जिससे हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। ये लाइट ही है जो हमें पॉसिबल करता है। हमारी आंखें लाइट के कारण ही इस विश्व की सुंदरता को, हमारी जो धरती है, हमारा जो यूनिवर्स है, इसमें जो अनेक सुंदरताएं हैं उनको देख पाता है। वो सूर्योदय की बात हो, सुबह में जो सूरज उगता है, जो लाल किरणें दिखती हैं, बात हम उसकी करें। सनसेट की करें, शाइनिंग कलर्स ऑफ जेम्स, जो चमकीले पत्थर होते हैं, सोने चांदी की चमक की बात करें, चिड़ी सुंदर सुंदर पंक्षियों की बात करें, उनके पंख की बात करें, इंद्रधनुष की बात करें या किसी भी चीज की, ये सभी चीजें हम बस इसलिए देख पाते हैं क्योंकि हमारे पास लाइट है। लाइट हमारे कम्युनिकेशन में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कम्युनिकेशन में कैसे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैं बताता हूं आपको। ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स में आपको पढ़ना होता है ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में डिटेल्स में। ऑप्टिकल फाइबर्स एक तरीके का वायर होता है जिसमें मल्टीपल्स ऑफ ग्लासेस लगे होते हैं, जिनमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के साथ साथ ये कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में लाइट ही मदद करता है कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करने में। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल फाइबर बेस्ट तरीका है किसी भी तरीके का कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए। फिर से आते हैं हम। लाइट मैंने बताया एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये एक नॉन मैकेनिकल वेव है जिसको कि किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। प्रोपेगेशन के लिए लाइट को किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये बनता है कि लाइट को वैक्यूम में भी प्रोपेगेट कराया जा सकता है। वैक्यूम में भी लाइट बड़ी ही आसानी से चल सकता है। आपको मैं ये भी बता दूं, अगर हम बात लाइट की कर रहे हैं तो कि लाइट का सबसे ज्यादा स्पीड अगर कहीं होता है तो वो वैक्यूम में ही होता है। दूसरा और सबसे जरूरी बात जो है, इस चैप्टर में हम लोग लाइट के वेव नेचर को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, लाइट के वेव नेचर को। लाइट वैसे दो नेचर शो करता है, पहला है वेव नेचर, दूसरा है पार्टिकल नेचर, जिसमें फोटोन पार्टिकल्स का जिक्र होता है। उसकी डिटेल स्टडीज आपको 11th और 12th में पढ़नी होती है। 10th में हमें वेव नेचर के बारे में ही समझना है, इसलिए हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे वो सारी की सारी चीजें लाइट के वेव नेचर से ही रिलेट करेगी। ये जो वेव्स हैं लाइट के, ये एक स्ट्रेट पाथ में प्रोपेगेट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे। और लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन पाथ में, तो उसका एक वेव रे कहलाता है, रे ऑफ लाइट कहलाता है। और ऐसे बहुत सारे जो बंडल्स होते हैं रे के, वो बीम ऑफ लाइट कहलाते हैं। लाइट का ये फेनोमेनन जिसमें लाइट स्ट्रेट मूव करता है, ये रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहलाता है। साइंटिस्ट ने लाइट का जो स्पीड डिक्लेयर किया था, जो डिक्लेयर्ड एक्चुअल स्पीड है लाइट का, वो है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। एक रफली कहें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इंडियन नंबरिक्स में बात करें तो ये हो जाता है 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड है। और साइंटिस्ट अपनी थ्योरीज या अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये बताते हैं कि अब तक ऐसा कोई भी चीज नहीं पाया गया है, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट ना ही डिस्कवर हुई है, ना ही इन्वेंट हुई है, जो कि लाइट से ज्यादा स्पीड जाता हो। लाइट की स्पीड अब तक सबसे ज्यादा मानी जाती है। मैं आपको रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट के बारे में बता चुका हूं। लाइट का एक वेव जब स्ट्रेट लाइन में मूव करता है
और फॉलो करता है स्ट्रेट पाथ को, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, तो वो रे कहलाता है। ऐसे बहुत सारे बंडल्स को हम लोग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। लाइट जब किसी सरफेस पे फॉल होता है, किसी सरफेस से जब लाइट टकराता है या दो मीडियम के बीच में इंटरफेस क्रिएट करता है, इंटरफेस कहने का मतलब किसी एक मीडियम से क्रॉस करके दूसरे मीडियम में जाता है। समझेंगे जरा इस बात को गौर से। मान लेते हैं हवा है, अब एक बीकर में पानी ले लो, लाइट को पास कराओ, तो लाइट जो आ रहा होगा वो एयर से आ रहा होगा, लेकिन वाटर के ठीक सरफेस पे वो एक ऐसी जगह होगी जहां पे एयर भी होगा और वाटर भी होगा। वहां पे जब इंटरफेस करेगा तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो लाइट बाउंस बैक कर जाए या फिर अपना पाथ चेंज कर ले। अगर लाइट बाउंस बैक कर जाता है तो इसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। यह ज्यादातर तब देखने को मिलता है जब लाइट किसी सरफेस से टकराता है। और अगर लाइट अपना पाथ चेंज करता है, बस बाउंस बैक नहीं होता है, तो ये रिफ्रैक्शन कहलाता है। तीसरी चीज भी देखने को मिलती है, अगर किसी ऐसे सरफेस पे लाइट फॉल करे और वो सारा का सारा लाइट ऑब्जर्व हो जाए। मैं बता दूं, ऐसा सरफेस ब्लैक सरफेस होता है। अगर उस ब्लैक सरफेस पे लाइट फॉल करता है तो लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, ना ही वो रिफ्रैक्ट करता है। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में ही बात करेंगे। मैं आपको अभी बता दूं, लाइट चैप्टर के हम 3 पार्ट्स बनाने वाले हैं। पहले इस पार्ट में जो अभी आप देख रहे हैं, इस पार्ट में हम समझ रहे हैं लाइट के इंट्रोडक्शन को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और प्लेन मिरर के बारे में, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर और प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। इस वीडियो के अगले पार्ट में यानी कि सेकंड पार्ट में हम समझेंगे स्फेरिकल मिरर, उसके यूज, उसके टाइप्स और इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। थर्ड पार्ट में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और 10th में लाइट चैप्टर में और भी जितने दूसरे टॉपिक्स को कवर करना है उनको कवर करेंगे हम लोग लाइट के तीसरे पार्ट में। एक और बात जो सबसे जरूरी है, इस चैप्टर को समझने में हो सकता है स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ परेशानी आए। हालांकि अभी स्थिति ऐसी है कि आप अभी घरों से बाहर नहीं जा रहे हैं, आप अभी अपने घर पे हैं, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन है पूरी कंट्री, लेकिन फिर भी ऑनलाइन पढ़ाई करते रहें। और किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट होता है, आप बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अपने क्वेश्चंस को। आपके कमेंट्स हम हमेशा देखते हैं, और अगर आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछेंगे तो हम आपके कमेंट्स पे रिप्लाई करके उसका आंसर या एक नई वीडियो के थ्रू आपके प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन जरूर करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छे से देखें। स्क्रीन पे नोट्स भी आपके फ्लैश हो रहा है इस साइड में, नोट्स को भी लिखें और एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहें, क्योंकि वीडियो 10th की है। हालांकि स्थिति कितनी भी गंभीर है, हमारे डॉक्टर्स और भी बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं इस बीमारी से, और कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द इन सभी चीजों से बाहर निकला जाए। और जब आप इन चीजों से बाहर निकलेंगे तो आपके ऊपर एक प्रेशर होगा मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन का, बोर्ड के एग्जामिनेशन का। इसलिए पढ़ाई में ढिलाई ना रखें, पढ़ाई करते रहें। किसी भी तरीके का डाउट होता है, टीचर्स अवेलेबल है, ऑनलाइन ही है हम, आप जब भी चाहें हमसे सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल सेटिस्फैक्शन होगा आपको, सवालों के आंसर्स को जान के आप बिल्कुल समझ पाएंगे, अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे। तो पूछने में झिझक ना करें, कमेंट करें कोई भी डाउट, अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को भी वीडियो शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। तो चलिए हम लोग समझते हैं अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। तो चलिए समझते हैं अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? वो फेनोमेना लाइट का जिसमें एक बीम ऑफ लाइट ट्रेवल करता है किसी भी मीडियम से, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से आ रहा है, वो किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, किसी भी सरफेस पे टकराता है और बाउंस बैक कर जाता है, ये रिफ्लेक्शन कहता है। ये जो प्रोसेस है, ये जो फेनोमेना है जिसमें इंसिडेंट रे जो होता है ये टकरा कर बाउंस बैक कर जाता है, ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्शन कॉमनली 2 तरह के देखने को मिलते हैं। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी भी स्मूथ सरफेस से टकराता है। स्मूथ सरफेस का एग्जांपल मैं आपको बता दूं, कॉमनली स्मूथ सरफेस का मतलब हम लोग लुकिंग ग्लास, जो आईने होते हैं, स्थिर पानी जिसमें किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं है, तेल हो जाए या कोई पॉलिश्ड मेटल है, उसको हम लोग स्मूथ सरफेस मानते हैं। तो अगर ऐसे सरफेस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट टकराता है तो वो बाउंस बैक कर जाता है दूसरे डायरेक्शन में। ये पैरेलल बाउंस बैक होता है। जो लाइट ऑफ रे बाउंस बैक करता है, रिफ्लेक्ट करता है, वो भी पैरेलल ही होता है, इसलिए हम लोग इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं।
जो दूसरा केस देखने को मिलता है रिफ्लेक्शन का वो है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन है जिसमें एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी रफ सरफेस पे टकराता है। रफ सरफेस में बता दूं, वैसा सरफेस जिसमें फ्रिक्शन ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि मेरे पीछे दिख रही है आपकी ये दीवार, पेड़ पौधे हो जाए, लकड़ियां हो, कारपेट्स हो, कपड़े हो, ये रफ सरफेस माने जाते हैं। तो अगर इन चीजों से पैरेलल बीम ऑफ लाइट टकराता है तो रिफ्लेक्शन तो होता है, बाउंस बैक तो होता है, लेकिन वो जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो अलग अलग डायरेक्शंस में होता है। जितने भी पॉसिबल डायरेक्शंस होते हैं उनमें वो मूव कर जाता है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन का इमेज, साथ ही आपको दिख रहा होगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का इमेज। आप वहां से देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इसके बाद जब हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, तो कुछ जरूरी पॉइंट जिनके बारे में हमें जानना होगा वो ये है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि किसी सोर्स से स्टार्ट हो रहा है और किसी भी प्लेन सरफेस पे एक पॉइंट पे टकरा रहा है, उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और उस रे को इंसिडेंट रे कहते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि आ रहा है किसी सोर्स ऑफ लाइट से किसी प्लेन मिरर पे या किसी भी स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और उस रे को इंसिडेंट रे कहते हैं। स्ट्राइक करने के बाद जब लाइट बाउंस बैक करता है किसी भी डायरेक्शन में तो उस लाइट को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। जब इंसिडेंट रे किसी भी पॉइंट पे स्ट्राइक करता है और वहां से बाउंस बैक करता है तो उस बाउंस बैक हुई रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। अगर हम इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बीच में अपने प्लेन के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो जो एंगल बनते हैं इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, और जो एंगल बनते हैं नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। स्क्रीन पे इमेज आपको दिख रही होगी, इमेज की मदद से आप समझ सकते हैं क्या होता है इंसिडेंट रे, कैसे बनता है नॉर्मल, क्या होता है रिफ्लेक्टेड रे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहां होता है। एक और बात जो आपको मैं बता दूं वो ये कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है प्लेन मिरर के लिए हो या स्फेरिकल मिरर के लिए हो, ये दोनों के दोनों में सेम होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पढ़ना है, हम पढ़ने वाले ठीक इसके बाद वाले टॉपिक में। मैं फिर से आपको बता दूं, फिर से दोहरा दूं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर के लिए स्फेरिकल मिरर के लिए सेम होते हैं। ऐसा कोई अंतर नहीं है कि स्फेरिकल मिरर के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दूसरे होंगे और प्लेन मिरर के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दूसरे होंगे। दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। सबसे पहला लॉ ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। जब भी रेगुलर रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा किसी भी प्लेन पे, किसी भी प्लेन सरफेस पे आपको जब रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा तो वहां बन रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा एक दूसरे के इक्वल होगा। जो दूसरा लॉ है वो ये है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों रे एक ही सरफेस के, एक ही प्लेन के एक इंसिडेंट पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहीं पे लाई करती हैं। इमेज आपने देखा है ऊपर, जो हमारा इंसिडेंस रे होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे होता है और जो नॉर्मल होता है वो एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पे होता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। आपके स्क्रीन पे इमेज होगी जिससे आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। लेकिन अभी बात करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक की। जो इमेज बनता है, जो रे डायग्राम बन रहा है, जो बना के दिखाया जा रहा है आपके स्क्रीन पे, वो जब बनता है या नॉर्मल लाइफ में जब हम लोग आईने के सामने, प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जिस तरीके से का इमेज बनता है, उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, जो इमेज बन रहा होता है वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। वर्चुअल इमेजेस वो इमेजेस होते हैं जो कि किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किए जा सकते। इरेक्ट का मतलब सीधा होता है, जिस तरीके से ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा ठीक उसी पोजीशन में इमेज का भी फॉर्मेशन होगा। इमेज का जो साइज होता है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। ऑब्जेक्ट का साइज अगर 1 सेंटीमीटर
तो इमेज का भी साइज 1 सेंटीमीटर ही होगा। ऑब्जेक्ट का साइज जितना बड़ा होगा इमेज का साइज भी उतना ही बड़ा होगा और वो बराबर होगा। जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट से इमेज के बीच का ठीक उतना ही डिस्टेंस होता है जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट से मिरर के बीच का ठीक उतना ही डिस्टेंस होता है इमेज से मिरर के बीच का। जो इमेज फॉर्म होता है वो लिटरली इन्वर्टेड होता है। लिटरली इन्वर्टेड इमेज का मतलब होता है कि जब आप आईने में देखोगे, आप गौर कीजिएगा इस बात को, आपका लेफ्ट हैंड आईने में आपके राइट हैंड की तरफ दिखेगा और आपका राइट हैंड आईने में आपके लेफ्ट हैंड की तरफ दिखेगा। तो ये जो चीजें होती हैं, ये जो इन्वर्जन होता है, इसको हम लोग लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। जो इमेजेस बनते हैं वो लेटरली इन्वर्टेड होते हैं। प्लेन मिरर के हमारी जिंदगी में बहुत सारे यूजेस हैं। कुछ कॉमन यूजेस के बारे में अगर हम बात करें तो लुकिंग ग्लास के तौर पे यूज किया जाता है घरों पे। उसके बाद हम बात करें तो मल्टीपल डायमेंशंस या ये कहें स्यूडो डायमेंशंस बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। शोकेस आपने देखा होगा, शोकेस में 2 पैरेलल में प्लेन मिरर्स को सेट कर दिया जाता है। उससे होता है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण डायमेंशंस बड़े दिखते हैं। इनका यूज बहुत ही वाइड रेंज में होता है। पेरिस्कोप में रिफ्लेक्टिंग पेरिस्कोप जो होता है, इनमें भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तौर पे हम लोग प्लेन मिरर का ही इस्तेमाल करते हैं। प्लेन मिरर का इस्तेमाल सिग्नलिंग पर्पस के लिए भी किया जाता है। प्लेन मिरर सोलर कुकर्स में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। प्लेन मिरर्स को हम लोग बार्बर्स के शॉप पे भी देख सकते हैं, जहाँ पे बार्बर्स यूज करते हैं आपके पीछे के हेयर्स को, पीछे के साइड के जो बाल हैं उनको दिखाने के लिए। तो बहुत सारे इस्तेमाल है हमारी कॉमन लाइफ में प्लेन मिरर के। इमेज जो बनता है प्लेन मिरर में, उसका जो रे डायग्राम एग्जामिनेशन में कभी कभार पूछ दिया जाता है आपसे। बहुत ही जरूरी भी है ये, ताकि आप इसको अच्छे से समझ ले। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है किस तरीके का रे डायग्राम बनता है। बनाने टाइम में बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे, जो आप रे बना रहे होंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। डिस्टेंस का अच्छे से ख्याल रखेंगे कि डिस्टेंस बराबर रखा जाए। नेमिंग करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि कोई भी डायग्राम जब आप बना रहे होंगे रे डायग्राम, तो वहां पे ये बहुत ही ऐसी चीजें हैं जिनसे आपका मार्क्स बढ़ सकता है या आपका मार्क्स कट सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। और आखिर में आपको बता दूं, इस वीडियो में हमें इतना ही जानना है। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, उनमें इमेज फॉर्मेशन के बारे में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए द मॉडर्न वे। नमस्कार, मैं हूं विकास और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मॉडर्न वे में। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि लाइट चैप्टर के 3 पार्ट्स बनेंगे। पहला पार्ट हम लोग देख चुके हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा प्लेन मिरर में, और भी बहुत सारी बातें की थी हमने लाइट से रिलेटेड। सेकेंड पार्ट में मैंने आपको कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। जो इमेज फॉर्मेशन होता है रिफ्लेक्शन के कारण स्फेरिकल मिरर्स में, उनके बारे में पढ़ेंगे। और रिफ्लेक्शन के बाकी जो टर्म्स है, बाकी जो चीजें हैं जो हमें रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़नी होती है, उनको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे पार्ट 2 में। और तब थर्ड पार्ट में हम लोग रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा आपके लिए लाइट चैप्टर का सेकेंड पार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इसमें स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। आखिर क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर? प्लेन मिरर तो हमने समझ लिया। अगर हम बात करें स्फेरिकल मिरर की, तो स्फेरिकल मिरर जो है ये एक स्पेशल टाइप के कर्व्ड मिरर्स होते हैं। ये कहें कि मिरर्स के जो सरफेस होते हैं वो एक स्फेयर का पार्ट होते हैं, तो ये ज्यादा सही होगा स्फेरिकल मिरर के लिए। स्फेरिकल मिरर अपने नाम के अकॉर्डिंग ही है। इनके जो मिरर्स होते हैं वो स्फेयर के पार्ट्स ही होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जो रियर व्यू मिरर्स लगता है कार में, स्कूटर्स में, वो सारे के सारे स्फेरिकल मिरर्स ही होते हैं। वैसा जो हॉलो सरफेस स्फेयर के सेंटर के साइड ही होता है, उसको हम लोग कनकेव सरफेस कहते हैं। और जो बाहर की तरफ निकला हुआ सरफेस होता है, उनको हम लोग कन्वेक्स सरफेस कहते हैं। मैं यहाँ मिरर्स की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ सिर्फ सरफेसेज की बात कर रहा हूँ, उनका नाम बता रहा हूँ। कनकेव क्या कहलाता है और कन्वेक्स क्या कहलाता है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। अगर हम बात करें एक स्फेयर की, तो जो नीचे का पोर्शन होता है, जिस तरफ स्फेयर का सेंटर होता है, ये पोर्शन कनकेव सरफेस कहलाता है। और जो पोर्शन बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं कन्वेक्स सरफेस। अब अगर हमें बनाना है कनकेव मिरर या बनाना है कन्वेक्स मिरर, तो देखते हैं कैसे बनेगा। कन्वेक्स मिरर बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना होता है पॉलिश। कन्वेक्स मिरर बनाना है तो आपको कन्वेक्स सरफेस को पॉलिश करना होगा।
और जो कनकेव सरफेस होता है उसको सिल्वर करना होगा। जी हाँ, जब आप कन्वेक्स सरफेस को पॉलिश करोगे और कॉनकेव सरफेस को सिल्वर कलर करोगे तब जाके आपका कन्वेक्स मिरर बनेगा। और जब आपको कनकेव मिरर बनाना होगा तो आपको कनकेव मिरर बनाने के लिए कनकेव सरफेस को पॉलिश करना होगा और कन्वेक्स सरफेस को सिल्वर करना होगा। जब आप कनकेव सरफेस को पॉलिश करोगे और कन्वेक्स सरफेस को सिल्वर करोगे तब जाके बनेगा कनकेव मिरर। तो ये था स्फेरिकल मिरर के बारे में। बताया मैंने आपको स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 2 टाइप्स के ही होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। कैसे बनते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब हमें बात करना है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन समझेंगे हम लोग कैसे होता है इन कनकेव और कन्वेक्स मिरर में। लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा इन मिरर्स के बारे में। ये प्लेन मिरर्स के जितना आसान नहीं है, इनमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज भी आती हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें समझना होगा। सबसे पहला टर्म जो है वो है पोल। पोल क्या कहते हैं? द सेंट्रल पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। मिरर के सबसे सेंटर का जो पॉइंट होता है वो उसका पोल कहलाता है। पोल के बाद जो सेकेंड टर्म हमें समझना है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर। उस स्फेयर का सेंटर जिसका कि ये स्फेरिकल मिरर, कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर, उससे फर्क नहीं पड़ता। जिस स्फेयर का वो पार्ट है उस स्फेयर का ठीक सेंटर जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और उस सेंटर से पोल के बीच की दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहां से नोट कर सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस तीसरा टर्म आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। वो लाइन जो कि ज्वाइन करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से बिल्कुल परपेंडिकुलरली होती है, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वो डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, लेकिन उस लाइन का नाम प्रिंसिपल एक्सिस होता है। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद एक बहुत ही जरूरी टर्म एपर्चर। एग्जाम में पूछ दिया जाता है और बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि एपर्चर आप अभी पढ़ रहे हो। इसका ये एक टर्म आएगा, उसके बाद पूरे लाइट चैप्टर में इसका जिक्र ना के बराबर होगा। लेकिन एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है व्हाट इज एपर्चर। तो एपर्चर के बारे में समझते हैं। जो सर्कुलर एरिया जो डिटरमाइन करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करेगा, फॉल करेगा मिरर पे, वो एपर्चर कहलाता है। सीधे सीधे बात करें तो जो डेंसिटी होती है, जो मोटाई होती है मिरर की, उसको हम लोग कहते हैं एपर्चर, लेकिन इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद फोकस और फोकल लेंथ। फोकस को जरा अच्छे से समझिएगा, फोकस क्या होता है। हम बात करते हैं पहले कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी इनफाइनाइट पोजीशन से जब लाइट के रे आती हैं जो कि पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये सारी की सारी लाइट रेज एक पॉइंट पे कंजर्व कर जाती है। मिरर से टकराने के बाद किसी एक पॉइंट पे आके मिल जाती हैं। जिस पॉइंट पे ये सारी की सारी रेज आके मिलती हैं उस पॉइंट को हम लोग फोकस पॉइंट कहते हैं। और चूंकि ये सारी लाइट रेज कन्वर्ज हो रही थी इसीलिए हम लोग उसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं फोकल लेंथ की। तो वो स्ट्रेट लाइन जो कि पोल और फोकस पॉइंट को ज्वाइन करती है उसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। फोकस जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, और इसलिए हम लोग फॉर्मूला ये भी कहते हैं R इज इक्वल टू 2 × f, और इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं फोकल लेंथ को। रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो छोटा f फोकल लेंथ देखने को मिलता है। आपके स्क्रीन पे आपको दोनों मिरर्स दिख रहे होंगे, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। साथ ही दोनों मिरर्स में किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है, क्यों कन्वर्जिंग होता है, कन्वेक्स मिरर्स को क्यों डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इमेजेस देख लीजिए। कन्वेक्स मिरर में सारी लाइट रेज एक पैरेलल में आ रही है लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में चली जा रही है, इसीलिए कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। जबकि कनकेव मिरर में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। रेज पैरेलल तो आ रही है लेकिन टकराने के बाद, मिरर से स्ट्राइक करने के बाद ये एक पॉइंट पे कंजर्व कर जा रही है, इसीलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। उसके बाद हमें जानना है कुछ रूल्स। स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन जो होता है तो इमेज फॉर्मेशन होता है। इमेज जब बनेगा तो उसके लिए कुछ सर्टेन्स रूल आते हैं। 4 रूल्स हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला रूल, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, तो रिफ्लेक्शन का होने के बाद जब लाइट रे रिफ्लेक्ट करता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अगर कोई लाइट रे आया
स्ट्राइक करेगा तो जब वो रिफ्लेक्ट करेगा तो प्रिंसिपल फोकस जो होगा कनकेव मिरर का वहां से स्ट्राइक करेगा। अगर कन्वेक्स मिरर की बात करें तो स्ट्राइक करने के बाद जब वो डाइवर्ज करेगा तो अपीयर होगा वो फोकस पे। इमेज देखिए आप स्क्रीन पे, इमेज देखकर आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे कनकेव मिरर स्ट्राइक करता है फोकस पे और कैसे कन्वेक्स मिरर में ये रेज अपीयर होते हैं स्ट्राइक करते हुए। उसके बाद जो दूसरा रूल आपको पढ़ना है वो ये है कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से होके पास करता है तो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद यह रिफ्लेक्ट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल। ठीक यही चीज कन्वेक्स मिरर में भी लागू होती है। स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे देखकर आप समझ जाएंगे। स्क्रीन पे आपको जो इमेज दिखाई जा रही है उनमें ये क्लियर ड्रॉ किया गया है। उसके बाद थर्ड जो रूल आता है वो थर्ड रूल ये है कि अगर कोई भी लाइट रे पास करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से या अपीयर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ तो वो ठीक उसी पाथ पर मुड़ जाता है, यानी कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो ठीक इंसिडेंट रे के पास ही होता है। स्क्रीन पे इमेज दिख रहा होगा, जिस पाथ से लाइट आया ठीक उसी पाथ पे वापस चला जाता है अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा हो। उसके बाद आखिरी रूल आता है। आखिरी रूल यह है कि कोई भी इंसिडेंट रे कनकेव हो या कन्वेक्स मिरर का हो, अगर ये पोल पर स्ट्राइक करता है तो रिफ्लेक्ट कर जाता है बिल्कुल ऑब्लिकली। जितना एंगल का डिस्टेंस लेता है इंसिडेंट रे, यानी कि हम कहें जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ठीक उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेता है और चला जाता है। बिल्कुल जैसे रिफ्लेक्शन हमें प्लेन मिरर में देखने को मिलता है ठीक वैसा ही रिफ्लेक्शन यहाँ भी देखने को मिलता है। तो ये थे कुछ रूल्स जिनसे हम लोग समझते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है स्फेरिकल मिरर्स में। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो हम पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कनकेव मिरर्स में। सबसे पहला पोजीशन, 6 पोजीशंस पढ़ने हमें कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के। सबसे पहला पोजीशन है जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो एफ पे होता है, फोकस पे होता है। ये जो इमेज होती है ये रियल होती है और पॉइंट साइज होती है, बहुत ही छोटी होती है, बिल्कुल पॉइंट साइज की। उसके बाद अगर हम दूसरे पोजीशन की बात करें तो हम बात करते हैं जब हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट को तब जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो होता है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। यह इमेज रियल होता है, छोटा होता है साइज में और उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। उसके बाद थर्ड पोजीशन जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जब ऐसा होता है, जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज भी जो बनता है वो भी बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इस इमेज की क्वालिटी ये होती है कि ये इमेज होता है सेम साइज का, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। अगले पोजीशन की बात करें, चौथे पोजीशन में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में तब इमेज बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। ये इमेज जो होता है ये रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और अपने साइज से बड़ा होता है, मैग्नीफाइड होता है, इनलार्ज्ड होता है। उसके बाद पांचवा पोजीशन आता है जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हो फोकस पे। जैसे ही ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाता है तो इमेज बनता है इन्फिनिटी पे, यानी कि इमेज आपको स्क्रीन पे अवेलेबल नहीं होगा। इमेज रियल होता है, इन्फिनाइटली लार्ज होता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा मात्रा में होगा। जब आप पेज पे बनाओगे तो ये इमेज नहीं दिखेगा आपको। माना जाता है कि ये इमेज रियल होता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और जहां भी बनेगा वहां वो इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। अब बात करें जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं पोल और फोकस के बीच में। जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है पोल और फोकस के बीच पे तो जो इमेज बनता है वो मिरर के पीछे बनता है। कनकेव मिरर में सिर्फ एक केस ऐसा है जब मिरर के पीछे कोई इमेज बनता है, सिर्फ एक केस। जब हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में तब जाके इमेज बनता है मिरर के पीछे। यही इकलौता ऐसा इमेज है इन 6 पोजीशन में जो कि वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और इनलार्ज्ड होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। ये 6 पोजीशंस है, 6 इमेज के हैं, 6 रे डायग्राम। इन 6 जगहों से हमें रिफ्लेक्शन को कॉमनली पढ़ना होता है। एग्जामिनेशन में भी ये पूछा जाता है आपके स्क्रीन पे, सबका रे डायग्राम, पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज की
क्वालिटी के साथ नोट्स आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहां से जरूर नोट करें। और ध्यान देंगे कि जब भी आप इमेज बना रहे, जब भी आप रे डायग्राम बना रहे, तो वो बिल्कुल सटीक बने, बिल्कुल सही बने। थोड़ा सा भी मिस्टेक आपके पूरी मेहनत पे पानी फेर सकता है, आपको 0 मार्क्स दिला सकता है इस क्वेश्चन में, तो इसका ध्यान रखेंगे। कनकेव मिरर के बाद हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कन्वेक्स मिरर में सारे के सारे इमेजेस वर्चुअल होते हैं और सामान्यतः सारे के सारे इमेजेस स्मॉलर इन साइज भी होते हैं। तो हम लोग 2 पोजीशंस पे पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहला, जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा जाता है ऑब्जेक्ट को, तब जब ऐसा होता है तो इमेज जो बनता है वो फोकस और पोल के बीच में बनता है, वर्चुअल होता है, छोटा होता है और सीधा होता है। वर्चुअल, स्मॉलर इन साइज एंड इरेक्ट, यही क्वालिटी होती है, यही नेचर होता है उस इमेज का, जो कि फॉर्म करता है कन्वेक्स मिरर में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटी और पोल के बीच में। दूसरा, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटी पे, तब जो इमेज बनता है वो बनता है फोकस पे, वर्चुअल होता है और पॉइंट साइज्ड होता है। और इसलिए आप नहीं बता सकते कि ये इरेक्ट होता है या इन्वर्टेड होता है, क्योंकि ये पॉइंट साइज्ड होता है। तो ये था इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों मिरर्स के ही रे डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, बनाते वक्त ध्यान रखेंगे बहुत ही बारीकियों का, हल्का सा भी मिस्टेक आपको भारी पड़ सकता है। चलिए, रे डायग्राम के बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉमन यूजेज। स्फेरिकल मिरर का कॉमन यूज कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कनकेव मिरर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो रिफ्लेक्टर्स के तौर पे यूज किया जाता है कनकेव मिरर को, टॉर्च में, हेडलाइट्स में गाड़ियों की, सर्च लाइट्स में, ताकि एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट मिल सके। इसके लिए हम लोग कनकेव मिरर का ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं दांतों के इमेज को बड़ा करके देखने के लिए, जिससे कि वो पेशेंट्स के दांतों का इंस्पेक्शन अच्छे से कर पाते हैं। उसके बाद ईएनटी डॉक्टर्स, ईयर, नोज और थ्रोट के लिए जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं, साथ ही आईज के भी डॉक्टर्स जो होते हैं, ये भी यूज करते हैं कनकेव मिरर का, ताकि ये फोकस कर सके लाइट को आंख पे, कान पे, नाक पे या गले पे, जो डिफेक्टेड एरिया है उस पे लाइट को फोकस कर सके, अच्छे से उस एरिया को देख सके। क्योंकि बहुत ही छोटा होता है तो लाइट का एक अच्छा सा बीम की जरूरत पड़ती है, जो कि कनकेव मिरर प्रोवाइड कराता है। इसके बाद हम कहें तो शेविंग मिरर्स या मेकअप मिरर्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है कनकेव मिरर को, जिसकी मदद से बड़ा और सीधा इमेज देखने को मिलता है। कनकेव मिरर्स के बाद हम बात करें अगर कन्वेक्स मिरर के यूजेज की, तो रियर व्यू मिरर्स के तौर पे यूज किया जाता है ये गाड़ियों में, साथ ही शोरूम वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है कन्वेक्स मिरर का। पिलर्स पे सुटेबली अटैच कर दिया जाता है, जिसके थ्रू दुकानदार जो होते हैं वो पूरी के पूरी दुकान पे नजर रख पाते हैं। क्योंकि कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है, हमने अभी रे डायग्राम पढ़ा, उस रे डायग्राम से हमने समझा कि इमेज जो बनता है वो काफी छोटा बनता है। तो अगर पिलर्स पे लगे रहते हैं कन्वेक्स मिरर, तो हर चीज का इमेज छोटा छोटा बना के वो शॉपकीपर्स को हेल्प करते हैं एक लार्ज व्यू देने में, दुकान का एक बड़ा व्यू दिखा देते हैं, जिससे कि दुकान नजर रख पाते हैं अपनी पूरी दुकान पे और अपनी दुकान को सेफ रख पाते हैं। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे, जानेंगे। लेकिन उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को समझने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है, जहां आप गलती कर सकते हो, वो है साइन कन्वेंशन। तो अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में जो रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, उसके लिए जो नए कार्टेशियन के साइन कन्वेंशन आए हैं, उनको पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहली बात हम ये समझते हैं कि कोई भी मिरर जिसमें इमेज का फॉर्मेशन करना है, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो लेफ्ट के साइड होगा, इंसिडेंट रे जो होगा वो राइट की तरफ जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाएगा। ये एक ही बात है, 3 अलग तरीके से समझाई गई आपको। कोई भी मिरर हो, कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए, तभी तो ऑब्जेक्ट को आप लेफ्ट साइड में रखोगे तो उसका इमेज बनेगा। और अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में होगा तो इंसिडेंट रे भी लेफ्ट से राइट ही जाएंगे।
तो सबसे पहली बात थी ये। दूसरी बात, जो दूसरा रूल पढ़ना है हमें, वो ये पढ़ना है कि सारे डिस्टेंसेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है आपको पता है। प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक पैरेलल कोई भी लाइन जो होगी वो मेजर की जाएगी पोल से। मिरर में जो पोल का पोजीशन होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली किसी भी लाइन का लेंथ पोल से ही कैलकुलेट किया जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर आने वाली किसी भी लाइन का हम लोग लेंथ मेजर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से ही, ना तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ना ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से। लाइन कितनी भी लंबी हो या कितनी भी छोटी हो, उसका मेजर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से ही करते हैं, अगर वो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो। उसके बाद जो डिस्टेंस होता है उसको कैसे मेजर करते हैं। कोई भी ऐसा लाइन का डिस्टेंस, कोई भी लेंथ जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस का और वो लेफ्ट साइड में है मिरर के, तो उसको हम लोग निगेटिव काउंट करते हैं। फिर से बता दूं मैं आपको, मिरर के लेफ्ट साइड में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन निगेटिव में मेजर की जाती है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर के राइट साइड में किसी भी लाइन को हम लोग पॉजिटिव में काउंट करते हैं। ठीक उसी तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जो लाइन जा रही होती है उसको हम लोग पॉजिटिव में काउंट करते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे परपेंडिकुलर में कोई भी लाइन निगेटिव में काउंट की जाती है। साइन कन्वेंशन हम लोग लेफ्ट साइड में माइनस, राइट साइड में प्लस, ऊपर में प्लस, नीचे में माइनस, साधारण भाषा में कहें तो यही होता है। इसके बाद हमें जानना है मिरर फॉर्मूला, क्योंकि मिरर फॉर्मूला होगा तो ही आप कैलकुलेट कर पाएंगे जो भी न्यूमेरिकल्स आपको इस चैप्टर से मिलेंगे वो। सबसे पहले बता दूं, मिरर फॉर्मूला जानने से पहले जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को वी से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और इनसे जो फॉर्मूला बनता है उसी को हम लोग मिरर फॉर्मूला भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस और ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। इमेज डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस और इमेज के बीच में होता है और फोकल लेंथ के बारे में आप पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में। तो जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला है 1 by ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 by इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 by फोकल लेंथ, यानी कि 1 by f इज इक्वल टू 1 by u प्लस 1 by v। लेकिन f इज इक्वल टू होता है r/2, यानी जो फोकल लेंथ होता है वो होता है रेडियस का आधा। इसीलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि r/2 इज इक्वल टू 1 by v प्लस 1 by u, जहां पे r का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी टॉपिक, रिफ्लेक्शन का सबसे आखिरी टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक है मैग्निफिकेशन। जी हाँ, मैग्निफिकेशन क्या होता है। बात करते हैं पहले हम लोग हाइट की, साइज की। जो रेशियो होता है हाइट का, इमेज का जो हाइट होता है उसका रेशियो ऑब्जेक्ट के हाइट के से, उसी ही हम मैग्निफिकेशन कहते हैं किसी भी स्फेरिकल मिरर। कहने का मतलब ये है कि किसी भी इमेज का हाइट कितना बन रहा है, अगर उसको हम लोग डिवाइड करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, तो जो वैल्यू आता है वो मैग्निफिकेशन होता है। साधारण सी बात है और यही फॉर्मूला भी है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही नहीं, मैग्निफिकेशन डिस्टेंस पर भी रिलेट करता है, लेकिन ये इन्वर्टेड होता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u होता है, जहां पे v जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज है, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे हम लोग अपने इस अगले वीडियो में। इसी वीडियो के अगले पार्ट में मिलेंगे हम लोग जल्दी ही, थर्ड पार्ट, जो कि इस चैप्टर के लिए लास्ट पार्ट भी होगा। और उस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ द मॉडर्न वे। नमस्कार, मैं हूं विकास और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मॉडर्न वे में। क्लास 10th का साइंस का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर था लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। 2 पार्ट्स पढ़ चुके हैं हम लोग इसका। पहले में इंट्रोडक्शन समझे थे हम लोग, लाइट क्या होता है, कैसे पास करता है,
और कुछ एलिमेंट्री बातें जो जरूरी होती है लाइट के बारे में उनको समझे थे। सेकंड पार्ट में हमने पूरा रिफ्लेक्शन पढ़ा, लॉज क्या होते हैं, किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है, ये सब कुछ पढ़ा हमने सेकंड पार्ट में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोनों पार्ट्स का, वीडियो दोनों जाके देख लें अगर कोई भी आपको डाउट हो रहा है लाइट चैप्टर को समझने में। अभी मैं थर्ड पार्ट लेके आ रहा हूं, लाइट चैप्टर का थर्ड और फाइनल पार्ट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रैक्शन। इसी में हम लोग समझेंगे लेंस के थ्रू लाइट कैसे पास करता है, यानी कि रिफ्रैक्शन लेंस के थ्रू कैसे होता है, और लेंस फॉर्मूला भी हम लोग इसी पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं, रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन आपको याद होगा, पढ़े थे हम लोग कि रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं। किसी भी प्लेन पे, किसी भी सरफेस पे जब लाइट टकराता है तो एक एंगल के साथ वो वापस चला जाता है, उसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में लाइट मुड़ता है लेकिन किसी प्लेन से टकरा के नहीं, या उसी डायरेक्शन में नहीं जिस डायरेक्शन से वो आ रहा था। रिफ्रैक्शन में होता क्या है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, ट्रैवल कर रहा होता है लाइट, और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, कहें अगर एयर से वाटर में आता है, वाटर से सॉलिड में जाता है, एयर से वैक्यूम में जाता है, वाटर से वैक्यूम में जाता है, वाटर कहने का मतलब लिक्विड, लिक्विड से वैक्यूम में जाता है, तो जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट की वेलोसिटी चेंज होती है। इस कारण से लाइट जो है वो मुड़ जाता है, अपना पाथ चेंज करता है, और इसी प्रोसेस को, इसी फेनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। कॉमन एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो शीशे का ग्लास आपके पास होगा, उसमें एक ग्लास पानी भर लेते हैं और उसमें चम्मच एक डुबा देते हैं। शीशे का ग्लास लिया, उसमें पानी भर दिया, एक चम्मच उसमें डुबा दिया, और उसको अगर आप सामने से ऑब्लिकली ऑब्जर्व करते हो, सामने से देखते हो, तो वो स्पून टेढ़ा दिखता है। हम सभी जानते हैं कि वो स्पून पानी में डालने की वजह से टेढ़ा हुआ नहीं रहता है, बस दिखता है हमें। और ये इसलिए होता है क्योंकि लाइट जब इंटर कर रहा होता है एयर वाटर इंटरफेस पे, जहां से वो स्पून टेढ़ा दिखता है या टूटा हुआ दिखता है, वहां पे रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, और उसके कारण हमारी आईज को वो स्पून टूटा हुआ या मुड़ा हुआ दिखता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। स्विमिंग पूल्स को आपने देखा होगा, स्विमिंग पूल को अगर ऊपर से देखा जाए तो उसकी गहराई बहुत ही कम लगती है, और ऐसा होना हमारी आंखों का धोखा होता है। ऐसा नहीं होता कि स्विमिंग पूल की गहराई कम हो जाती है, और ऐसा ये धोखा होता क्यों है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। लाइट एयर से वाटर में इंटर कर रहा होता है तो रिफ्रैक्ट कर जाता है, मुड़ जाता है, और इस कारण से हमें वो शैलोवर दिखता है, कम पानी दिखता है हमें स्विमिंग पूल में, लेकिन ऐसा होता नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। वो मीडियम जिससे लाइट ट्रेवल करता है उसे हम लोग ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जिस मीडियम से लाइट ट्रैवल कर रहा होता है उस मीडियम को ऑप्टिकल मीडियम कहा जाता है। अलग अलग ऑप्टिकल मीडियम्स की अपनी अपनी ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, और इस कारण से लाइट की वेलोसिटी चेंज करती है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो उसकी डेंसिटी अलग होने की वजह से लाइट की स्पीड जो है, उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज कर जाती है। अब बात करते हैं आखिर चेंज करता है तो कैसे, बढ़ता है या घटता है। समझिए, 2 पॉइंट्स है। लाइट की वेलोसिटी घट जाती है अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में चला जाता है। कहने का मतलब किसी वैसे ऑप्टिकल डेंसिटी से जिसकी डेंसिटी कम है, उससे अगर वो दूसरी ऑप्टिकल डेंसिटी वाले मीडियम में चला जाता है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, तो लाइट की वेलोसिटी घट जाती है। जिस ऑप्टिकल मीडियम की डेंसिटी कम होती है उसको हम लोग रेयरर मीडियम कहते हैं, और जिस ऑप्टिकल मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है उसको हम लोग डेंसर मीडियम कहते हैं। रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर लाइट इंटर करेगा तो उसकी वेलोसिटी घट जाएगी। ठीक इसका उल्टा,
अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट जाता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। ये 2 पॉइंट्स है जिनसे हम समझते हैं कि लाइट की वेलोसिटी कब बढ़ती है और कब घटती है। अब ध्यान दीजिए, इमेज आपके स्क्रीन पे दिखेगा, उस इमेज में देखिए वो जो पॉइंट ऑफ इंटरफेस है, दो मीडियम जो हैं जहां पे मिल रहे हैं और जहां पे लाइट आके टकरा रहा है और दूसरे मीडियम में इंटर कर रहा है, उस पॉइंट ऑफ इंटरफेस से अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करें, उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो कुछ बातें सामने आती हैं। वो बातें क्या है? लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जब आता है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। इमेज देखिए स्क्रीन पे आपके, उससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आता है तो जितनी दूरी उसको रखनी चाहिए थी डेंसर नॉर्मल रे से, उतनी दूरी नहीं रखता है, वो नॉर्मल के नजदीक आ जाता है। और ठीक इसका उल्टा होता है, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जाता है, जितनी दूरी उसको नॉर्मल से रखनी चाहिए थी उतनी नहीं रखता, उससे ज्यादा रख लेता है, नॉर्मल से दूर चला जाता है। सिंपली याद कर सकते हैं आप, रेयर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। रेयर से डेंस की तरफ जाएगा, नॉर्मल की तरफ लाइट मुड़ जाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ सिंपल इफेक्ट्स हमें हमारे कॉमन लाइफ में देखने को मिलते हैं। एग्जांपल्स में जैसे मैंने इस पूल के बारे में बताया, स्विमिंग पूल के बारे में बताया, ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि स्टिक हो, अभी मैंने स्पून की बात की, अभी मैं नॉर्मली एक स्टिक की बात करता हूँ, एक छोटी सी टहनी या लकड़ी की बात करता हूँ। उसको आप पानी में डुबा देते हो, ऑब्लिकली देखते हो उसको, सामने से जब देखते हो उसको तो वो मुड़ा हुआ या टूटा हुआ दिखता है। बिल्कुल ये रिफ्लेक्शन की वजह से ही हो रहा होता है। कोई भी बीकर ले लीजिए, खास करके वैसे जिनमें रिफ्रैक्शन अच्छे से हो पाता है, जिनके सरफेस स्मूथ हो, उस बीकर में अगर हम लोग पानी भर दे देते हैं, जैसे शीशे का ग्लास ही ले ले आप, उसमें पानी भर के ऊपर की तरफ से जब आप देखते हो तो ये गौर आपने जरूर किया होगा कि ऐसा लगता है जैसे पानी बहुत ही कम है। जो बॉटम पॉइंट होता है, जो बॉटम होता है बीकर का, वो उठा हुआ दिखता है, ऐसा लगता है वो ज्यादा ऊपर तक है। तो ये जो भी होता है ये रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने पढ़ा है, लॉज भी पढ़े आपने, 2 लॉ पढ़ा था हमने। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी हमें 2 ही लॉ पढ़ने हैं। सबसे पहला लॉ लगभग सेम है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie in the same plane at a point of incidence on the interference of 2 different medium। जो 2 अलग मीडियम होते हैं उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस होता है, वहां पे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है नॉर्मल होता है, और रिफ्रैक्टेड रे का जो पॉइंट होता है वो ठीक एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पे होता है। और वो कहाँ होता है? 2 मीडियम के इंटरफेस पे, जहां 2 मीडियम मिल रहे होते हैं वहां पे होता है। ये सबसे पहला लॉ है रिफ्रैक्शन का। दूसरा लॉ आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन मतलब क्या? जो इंसिडेंस एंगल बनेगा और जो रिफ्रैक्टेड एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बनेगा, उसका साइन में वैल्यू, मैथ्स में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा आपने पढ़ा होगा, उसमें जो साइन थीटा का वैल्यू आता है वो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। साइन आई बाई साइन आर हमेशा कांस्टेंट होता है। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं म्यू। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, μ/1 लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये जो दूसरा लॉ है रिफ्रैक्शन का, द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया व्हाट इज स्नेल्स लॉ तो कंफ्यूज नहीं होना है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो दूसरा लॉ होता है उसी को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यही होता है।
V1/V2 सिंपली कह सकते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं किसी भी मीडियम का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, कहने का मतलब ये कि कोई भी मीडियम ले लेते हैं, मान लेते हैं हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एयर का, तो जब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का निकालना है रिस्पेक्ट में ले लेंगे वैक्यूम। लाइट जब एयर से वैक्यूम में इंटर करता है तब की बात करें तो उसे हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और ये कांस्टेंट होता है, हर मीडियम के लिए ये कांस्टेंट होता है। वैसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाता है, और वैसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहलाता है। दो बातें हैं, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाएगा, दूसरी बात अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहलाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आपके पास जो भी बुक होगी, जिस भी बुक को आप फॉलो करते होंगे, वहां पे अलग अलग चार्ट दिया गया होगा, डेटा दिया गया होगा अलग अलग मीडियम्स में लाइट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। वैसे जब भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं तो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेंशन किया गया होता है, तो इसके लिए आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर रटने की, मगअप करने की भी कोई जरूरत नहीं है। कुछ कॉमन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को आप याद रखेंगे, बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे तो उनके साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया गया रहता है। चलिए, एक रिफ्रैक्शन पढ़ना है ग्लास स्लैब के थ्रू। आपको नोट्स पे नहीं दिख रहा होगा वो, मैं आपको बता देता हूं। ग्लास स्लैब पे आपको रिफ्रैक्शन पढ़ना होता है। ग्लास स्लैब क्या होता है ये भी समझते हैं। कबॉइड के बारे में आप जानते होंगे, कबॉइडल शेप समझते होंगे, बिल्कुल वैसा ही होता है। ग्लास का ये कबॉइडल शेप का एक ऑब्जेक्ट होता है, इसके थ्रू हम लोग रिफ्रैक्शन को पढ़ते हैं। बहुत ही इजीली हर स्कूल्स में अवेलेबल होता है। एक्सपेरिमेंट टीचर्स आपके करा के दिखा सकते हैं, नहीं तो वीडियो इसकी मैं आपको दे दूंगा बकायदा एक्सपेरिमेंट करते हुए। अभी तो लॉकडाउन है हमारे पूरी कंट्री में, तो जो भी अपैरेटस हैं वो दूसरी जगह पे हैं, इसलिए मैं उसका वीडियो आपको नहीं दे पा रहा हूं। कुछ वक्त बाद मैं इसका वीडियो आपको डाल दूंगा, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करते हुए कैसे रिफ्रैक्शन होता है ग्लास स्लैब से। तब तक आप ये समझ लीजिए कि वो जो कबॉइडल ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग ग्लास स्लैब कहते हैं, जब लाइट पास करता है इससे तो बेंट कर जाता है। दो बार बेंट करता है। पहला तब जब वो एयर से ग्लास में इंटर कर रहा होता है, दूसरा तब जब वो ग्लास से एयर की तरफ जा रहा होता है। तो मैं कहूं तो एक इस तरीके का लाइट का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। रिफ्रैक्शन होता है जब जनरली लाइट सीधे ट्रैवल करती है, अगर ऐसे फॉल कर रही है तो ऐसे आना चाहिए, लेकिन ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्शन होता है वो इस तरीके से करवा देता है। इस चीज को हम लोग देखेंगे, एक अलग से एक्सपेरिमेंट करता हुआ वीडियो मैं आपको दे दूंगा। आगे पढ़ते हैं हम लोग स्फेरिकल लेंसेज जो होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स के बारे में तो पढ़ा है, अब हम लोग पढ़ने वाले स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। स्फेरिकल लेंसेज के थ्रू जो रिफ्रैक्शन होता है उसके बारे में समझते हैं। उसको समझने से पहले लेंसेज के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी जो दो लेंसेज हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है उसको समझते हैं। कन्वेक्स लेंस, वो लेंस जो कि अपने सेंटर पे थिक होता है और दोनों इंडेज पे वो टैपर होता है, बीच में मोटा होता है, दोनों इंड पे पतला होता है। वैसा जो स्ट्रक्चर होता है लेंस का, उस लेंस को हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक इसका उल्टा वैसा लेंस जो कि सेंटर में पतला होता है और अपने दोनों इंड्स पे चौड़ा होता है उसको हम लोग कनकेव लेंस कहते हैं। आपके स्क्रीन पे दोनों लेंसेज की इमेज डायग्राम दिख रही होगी, इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे होते हैं लेंसेज, और इनमें हमें इमेज फॉर्मेशन भी पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंसेज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन कन्वेक्स लेंसेज समझते हैं। ऑब्जेक्ट को अगर रखा जाए इन्फिनिटी पे तो इमेज जो बनता है वो F2 पे बनता है, सेकंड फोकस पे बनता है।
नेचर जो होता है या फिर कहें साइज जो होता है इस इमेज का वो रियल होता है और पॉइंट साइज्ड होता है। सेकंड की बात करें तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटी और सेकंड फोकस के बीच में तो जो इमेज बनता है वो फोकस और 2 इंटू फोकस यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमारा सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है 2 इंटू फोकस जिसको बोलते हैं उसके बीच में बनता है। ये जो इमेज होता है वो रियल होता है, साइज में छोटा होता है और इन्वर्टेड होता है। थर्ड इमेज की बात करें तो अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है 2f1 पे, फोकस पॉइंट जो होते हैं वो लेंसेज में 2 होते हैं। पहले फोकस पॉइंट का मल्टीपल पे यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आता है 2f से डिनोट किया जाता है, जिसको वहां पे रखते हैं अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को तो जो इमेज बनता है वो 2f2 पे बनता है। रियल इमेज बनता है, बिल्कुल सेम साइज का बनता है और वो इन्वर्टेड होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं कन्वेक्स लेंस में रिफ्रैक्शन के कारण बन रहे इमेज के बारे में। अगला पढ़ते हैं 2f1 और f1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो इन्फिनिटी और 2f2 के बीच में होता है। ये इमेज जो होता है ये भी रियल होता है, इनलार्ज्ड होता है, साइज में बड़ा होता है और उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। उसके बाद अगर f1 पे रखें हम लोग ऑब्जेक्ट को तो इमेज इन्फिनिटी पे बनता है, इमेज रियल होता है, इन्फिनिटली लार्ज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इन्वर्टेड होता है। उसके बाद एक लास्ट अगर रखा जाए f1 और o के बीच में तो जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट के बगल में बनता है, वर्चुअल होता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है और ये इरेक्ट होता है, सीधा होता है। कॉन्वेक्स लेंस में भी एक ही ऐसा इमेज फॉर्मेशन है जिसमें इमेज वर्चुअल बन रहा है। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन के बाद हमें पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंसेज। कनकेव लेंसेज में जो इमेज फॉर्मेशन होते हैं वो वर्चुअल ही होते हैं। एक कॉमन डायग्राम के थ्रू आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर। चलिए 2 पॉइंट्स पे रखकर हम लोग इसको चेक करते हैं। सबसे पहले अगर इन्फिनिटी पे रखा जाए तो जो इमेज बनता है वो f2 पे बनता है, वर्चुअल होता है और ये पॉइंट साइज्ड का होता है। दूसरा अगर इन्फिनिटी और o के बीच में कहीं पे भी रख दीजिए, 2f पे रख दीजिए, f पे रख दीजिए, कहीं पे भी आप रखिए, तो जो इमेज बनता है वो बनता है f2 और o के बीच में। इमेज वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और स्मॉलर इन साइज होता है, साइज में छोटा होता है। तो ये था इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंसेज। इसके बाद हमें कुछ कॉमन यूजेस पढ़ना है कन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज के। मैं आपको बता दूं ज्यादा वाइडली यूज करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंसेज को। कैसे? रिसर्च लाइट्स में यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज में यूज किया जाता है, टेलीस्कोप्स में ऑब्जेक्टिव लेंसेज के तौर पे यूज किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस का, फोटोग्राफिक कैमरा में भी यूज किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस का। इसके बाद बर्निंग ग्लास के लिए भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, क्योंकि इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं हम लोग। कन्वर्जिंग लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी लाइट आती हैं जो पास करती हैं उनको ये कन्वर्ज कर देता है, एक फोकस पॉइंट पे मिला देता है। कॉनकेव लेंस उसको डाइवर्ज करता है, कॉनकेव लेंस एक पॉइंट पे मैच करता है, इसलिए कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो लाइट्स की इंटेंसिटी बढ़ जाती है जब वो कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे जाते हैं, इसलिए बर्निंग ग्लास के तौर पे भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कॉनकेव लेंस का। तो गैलीलियन टेलीस्कोप, गैलीलियो साहब ने जो टेलीस्कोप बनाया था उस टेलीस्कोप में यूज किया जाता है कनकेव लेंस का। ये कनकेव लेंस आई लेंस की तरह एक्ट करते हैं। इसके बाद कुछ साइन कन्वेंशंस के रूल है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को वी से, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से, ऑब्जेक्ट हाइट को एच ऑब्जेक्ट या एच डैश से डिनोट कर देते हैं, इमेज हाइट को एच ई या सिर्फ एच से डिनोट करते हैं हम लोग। इसके बाद बात करें हमें फॉर्मूला पढ़ना होता है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है? मिरर फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1/f = 1/v + 1/u। लेंस फॉर्मूला कहता है 1/v - 1/u = 1/f। जी हाँ, लेंस फॉर्मूला पढ़ना है हमें। वीडियो के लास्ट पे हैं हम लोग, चैप्टर के भी लास्ट पे हैं,
इसमें हमें पढ़ना है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला होता है 1/v इज माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसके बाद मैग्निफिकेशन आता है, बिल्कुल सेम जैसे मिरर का होता है वैसे ही इसका भी है मैग्निफिकेशन, बिल्कुल सेम फॉर्मूला, बिल्कुल सेम। डिनोट करते हैं m से, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट h डैश बाय h। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, लेकिन दो केसेस और हैं। पहला कॉन्वेक्स लेंस, मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स लेंस में जबकि इमेज बन रहा है रियल, तब क्या होता है, तब फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस एच डैश बाई एच, जो कि इक्वल होता है प्लस v बाय माइनस यू के। और दूसरा केस, जब मैग्निफिकेशन हो रहा होता है कॉन्वेक्स और या कनकेव लेंस में, जब इमेज वर्चुअल होता है, ऑब्जेक्ट का साइज अगर हम h डैश मानते हैं तब की बात करते हैं हम लोग। यहां जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच, दोनों प्लस में होता है, प्लस एच डैश बाई प्लस एच इज इक्वल टू माइनस v बाई माइनस यू। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, प्लस से प्लस कैंसिल हो जाता है, और फाइनली फॉर्मूला जो बचता है वो बचता है एच डैश बाई एच इज इक्वल टू v बाई यू। तो स्टूडेंट्स, लाइट में इतना ही पढ़ना था हमें। हाँ, लेकिन लाइट चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि जो भी साइन कन्वेंशन है वो क्लियर हो जाए। साथ ही साथ रे डायग्राम्स को बड़े ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि इसमें भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। फिर मिलेंगे हम लोग साइंस के अगले चैप्टर के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।